A very good evening to all. I am Dr. Abhishek Sharma, Consultant Interventional Cardiologist in Apollo Spectra Hospitals and RJDHI, Gwalior, Madhya Pradesh. I've been practicing here since 2 years and particularly in the Department of Cardiology. और आज हम बात करेंगे हार्ट फेलियर के बारे में और इससे जुड़े हुए जो तथ्य होते हैं जो हमारे लिए काम के हैं, स्पेशली जो पेशेंट्स इस रोग से ग्रसित हैं, जो उन्हें पता होने चाहिए और वो अपने जीवन में इन बातों को समझ के बेटर तरीके से इस बीमारी से लड़ाई कर पाएं। देखिए, हार्ट फेलियर अगर हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो जो हमारे हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी होती है, अगर वो किसी कारण से कम हो जाए तो सिंपल भाषा में उसे हम हार्ट फेलियर बोलते हैं। और जो इसके मुख्य सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो होते हैं सांस फूलना। शुरुआती दौर में ये जो चीज़ होती है, चलने फिरने पे या कोई मेहनत का काम करने पे सांस ज़्यादा फूलती है। जैसे जैसे ये डिजीज़ प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे कम काम करने पे और आराम करने पे भी सांस फूलती रहती है। और जिन मरीजों को इस हार्ट फेलियर का एक्यूट एपिसोड्स होते हैं, उन लोगों की लेट के ज़्यादा सांस फूलती है और बैठ के थोड़ा बहुत आराम मिलता है। इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा। और इंडिया अब जैसे जैसे टाइम हो रहा है, इंडिया जो है वर्ल्ड की कैपिटल जैसा बनता जा रहा है हार्ट डिजीजेस के मामले में। इसमें जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, जिसको हम सिंपल भाषा में धमनियों में ब्लॉकेज की शिकायत बोलते हैं, वो एक काफ़ी बड़ा कारण है हार्ट फेलियर होने का। और इसके नंबर ऑफ पेशेंट्स इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें एग्जैक्ट नंबर की तो इंडिया में चूंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड स्टडीज़ नहीं हुई हैं तो एग्जैक्ट नंबर कह पाना मुश्किल है। बट अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो 65 साल से ऊपर के ऑलमोस्ट 6 से 10% के लोग इस डिजीज से कहीं ना कहीं अफेक्टेड रहते हैं। तो अगर हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो हमारा हार्ट हमारे बॉडी के लिए उतना काम नहीं कर पाता जितना उसे करना चाहिए, चाहे वो पंपिंग कैपेसिटी वीक होने की वजह से हो या हार्ट के प्रेशर्स बड़े होने की वजह से हो, जिसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं जिसमें मुख्य तरह सांस फूलना, धड़कन तेज होना, ये सारे लक्षण उसके रहते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो किसी भी बीमारी से लड़ाई यही होती है कि हम उस बीमारी को होने से रोकें। तो इसमें मैं खास तौर पे बोलना चाहूँगा कि रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की शिकायत होना, या फिर जो लोग स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, या फिर जिन लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है हार्ट डिजीज़ होने की, या जिन लोगों को वॉल्व की शिकायत होती है, वॉल्व में लीकेज या वॉल्व में सिकुड़न होना, ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं ये हार्ट फेलियर के लिए ज़्यादा प्रोन रहते हैं। उसका कारण ये है कि कई सारी डिजीजेस ऐसी हैं जो रिस्क फैक्टर्स हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर उनको हम कंट्रोल करके रख सकते हैं, जिसमें मेनली मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो जैसे स्मोकिंग करना, तंबाकू खाना, ये हमारे हाथ में है, तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको हम रोक सकते हैं। अगर हमारे किसी पेशेंट को शुगर है या ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल उसका ख़राब रहता है, तो इन तीनों चीज़ों को भी हम मॉडिफाई कहीं ना कहीं कर सकते हैं अगर हम अपनी शुगर कंट्रोल रखें, प्रॉपर रेगुलर अपने डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट लें, फॉलोअप में रहें, रेगुलर टेस्ट कराएं और शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें। जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है किसी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की या कोई कार्डियोमायोपैथीज जो होती हैं, जेनेटिक कॉजेज होते हैं, जो ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ऐसे में नियमित रेगुलर चेकअप कराना और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको टाइम रहते पकड़ना ही इसका एक सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है। तो ये लोग जो होते हैं ये ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं हार्ट फेलियर होने की। तो जिन लोगों को ये जो लोग इस हार्ट फेलियर डिजीज से डायग्नोज होते हैं, सबसे पहले तो उनको ये पता होना चाहिए कि हार्ट फेलियर उनको क्यों हुआ है, हार्ट फेलियर क्या है और इसके क्या इफेक्ट्स हैं।
तो सबसे पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए कि हार्ट फेलियर जिन लोगों को होता है, कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कमज़ोर या कम हो सकती है। उनकी लाइफ की लॉन्गेटिविटी, मतलब कितना वो जिएंगे, वो कम हो सकता है, और उनके डे टू डे लाइफ पे इसका असर पड़ सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है डिजीज़ को एक्सेप्ट करना और उसका अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लेना। कई बार देखा गया है कि लोग जब मेरे कई सारे पेशेंट ऐसे मैंने देखे हैं, जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि यहाँ से हमने सुना है या वहाँ से हमने वो सुना है। इन सब चीज़ों के बदले आप स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें, इस केस में कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, और रेगुलर फॉलोअप में आप रहें। ऐसा नहीं करें कि अगर आपको ट्रीटमेंट चालू किया गया है और आप थोड़ा बेटर फील करते हैं तो आप दवाई लेना बंद कर दें या फॉलोअप में जाना बंद कर दें, क्योंकि जिस तरह डिजीज एक प्रोसेस है, उसी तरह ट्रीटमेंट भी एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना और अच्छे तरीके से लेना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे में सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कारण, कि अगर किसी को हार्ट फेलियर है तो वो क्यों है। क्या ब्लॉकेज की वजह से हार्ट फेलियर है, या फिर कोई कार्डियोमायोपैथी की वजह से हार्ट फेलियर है, या फिर किसी रिस्क फैक्टर, जैसे कि किसी को ब्लड प्रेशर होने की वजह से हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन जैसी नई डिजीजें हैं जो अभी आजकल टर्म में आई हैं, वो है, या फिर किसी को कोई वॉल्व की दिक्कत है। तो अगर कोई करेक्टेबल कॉज है तो हमको उस तरफ ध्यान देना चाहिए कि अगर वो कॉज करेक्ट हो सकता है कि नहीं। अगर वो करेक्टेबल कॉज नहीं है तो इसमें दो ट्रीटमेंट के दो रूप होते हैं मेनली। पहला रूप तो ये होता है कि जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं उसमें उसको आराम मिले और पेशेंट अपनी लाइफ एज नॉर्मल एज पॉसिबल जी पाए, और दूसरा रूप होता है इस डिजीज के प्रोग्रेशन को रोकना। आजकल कई सारी ऐसी मेडिसिन आई हैं जो लॉन्ग टर्म में बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट है जिनका, जिसकी वजह से इवन हार्ट फेलियर रिवर्स भी होता है। जिन लोगों की हार्ट की पंपिंग वीक हो जाती है, कई केसेस में देखा गया है कार्डियोमायोपैथीज वो रिवर्स होके हार्ट उनका नॉर्मल भी हो जाता है। कई केसेस में ये भी पाया गया है कि अगर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट, गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरेपी जो होती है, अगर हम वो थेरेपी लें तो उससे मोर्टेलिटी रेट्स बहुत कम हो गए हैं, हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स बहुत कम हो गए हैं। तो अब इस चीज़ के लिए काफ़ी सारी नई ड्रग्स आई हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं, बेहतर हैं पहले के ड्रग से की तुलना में, और उनका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है। तो अगर मैं 3 बातें बोलूँ तो सबसे पहली चीज़ तो यह है डिजीज़ को एक्सेप्ट करना, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना और फॉलोअप में रहना। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक लंबी प्रोसेस है, इसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है। किन्हीं पेशेंट्स में लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी पड़ती हैं, बट उसको बोझ समझने के बदले हमको उसको एक एक्सेप्ट करके उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप बहुत अच्छी बात है, आपने जो सवाल पूछा है वाला, क्योंकि जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, चूंकि वो क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं जिनको काफ़ी लंबे समय से दवाई चल रही होती है और लंबे समय से दवाई खा रहे होते हैं, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंप्लायंस। जो ट्रीटमेंट आपको लेना है, जो ट्रीटमेंट आपको प्रिस्क्राइब किया गया है स्पेशलिस्ट द्वारा, वो ट्रीटमेंट आपको कंटिन्यूअसली लेना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट करना चाहिए उस चीज़ पे। दूसरी चीज़, जो रिस्क फैक्टर्स आपको हैं जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत हुई है, उन रिस्क फैक्टर्स को बहुत अच्छे से मॉडिफाई करके कंट्रोल करना चाहिए। उसमें एग्जाम्पल के तौर पे है शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, अगर आप कोई स्मोकिंग या अल्कोहल लेते हैं तो वो। तीसरी चीज़ इसमें होती है डाइट। डाइट भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है उसमें। जैसे कि कहा जाता है जिन लोगों की पंपिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है उनको कम पानी लेने के लिए बोला जाता है, मतलब 1.5 लीटर से। एक्चुअली क्या है, हार्ट फेलियर भी अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग सिम्टम्स और अलग अलग स्टेज पे होता है, तो हर पेशेंट का ट्रीटमेंट उसके हिसाब से टेलर मेड होता है। ऐसा नहीं होता कि एक दवाई हर एक पेशेंट के लिए कॉमन है। इसमें यह भी देखा जाता है कि बहुत बार हार्ट फेलियर के पेशेंट को साथ में किडनी की दिक्कत है या फिर कोई और दिक्कत है, तो हर दवाई हर पेशेंट में यूज नहीं होती। इसलिए हर पेशेंट का एक ट्रीटमेंट, एक प्लान पूरा टेलर मेड करके रेडी किया जाता है, और उसको फॉलोअप में रख के फिर यही देखा जाता है कि उस दवाई का या उस डिजीज का पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा, या कोई किडनी में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो जो भी आपको ट्रीटमेंट लिखा गया है, आप उस ट्रीटमेंट को फॉलो करें, आप रेगुलर फॉलोअप में रहें, आप अपनी डाइट ऐसी लें जिसमें कि नमक कम हो, पानी कम हो, और तीसरा, जो आपके रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको ये दिक्कत आई है, उन रिस्क फैक्टर्स को बहुत टाइटली कंट्रोल किया जाए। जैसे कि शुगर है तो वो आपको कंट्रोल में रखनी चाहिए, ब्लड प्रेशर है तो वो कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज है जिसकी वजह से जो हार्ट में ब्लॉकेज आपने सुना होगा, अगर वैसा कुछ है जिसकी वजह से हार्ट फेलियर, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए।
तो यही सारी चीज़ें हैं, और एक प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिजीज़, आपको किस लेवल के सिम्टम्स हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी सही रहती है। अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा मतलब एडवांस स्टेज में है, हालांकि उसके लिए इतना संभव नहीं होता, बट जो इनिशियल स्टेजेस में है, या जिनको हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन है, या जो एट रिस्क पे हैं हार्ट फेलियर होने के, उन लोगों को स्पेशली एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज से मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, शुगर बेटर कंट्रोल होती है, और ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा नहीं, कम से कम एक नॉर्मल मॉर्निंग वॉक किया जाए, ब्रिस्क वॉक, वो भी बहुत फायदेमंद रहता है। तो डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट सिम्टम्स कि उसको कितने सिम्टम्स हैं और क्या है, ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। रेगुलर फॉलोअप, डाइट, कंट्रोल ऑफ द रिस्क फैक्टर्स, मेडिसिन एंड एक्सरसाइज। तो आई थिंक नॉलेज ऑफ द डिजीज इज सबसे बड़ा पॉइंट है इसमें, कि लोगों को ये जागरूकता होनी चाहिए कि उनको समझ में आए कि ये सिम्टम्स हो रहे हैं, अब उसको लाइटली ना लिया जाए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है नॉलेज अबाउट प्रिवेंशन ऑफ एनी हार्ट डिजीज़। लोगों को ये जागरूकता होनी चाहिए कि क्या करना उनकी सेहत के लिए, हार्ट के लिए पर्टिकुलरली अच्छा है और क्या बुरा है। तीसरी चीज़, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो हम बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा बातों में आती है पर इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आती है। तो किसी चीज़ की शुरुआत ही ये होती है कि जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, बिल्डिंग उतनी अच्छी बनती है। तो वैसे ही जितनी अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल होगी, डिजीज़ भी उतनी कम होती है और उसका इफेक्ट भी उतना कम होता है। तो अगर आप नॉर्मल एक कोई इंसान है जो अपने आसपास, जैसे आपकी एज 40 या 50 ईयर्स क्रॉस हो चुकी है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप वो कंट्रोल रखें, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आप वो कंट्रोल रखें। ऐसा ना करें कि आप अनहेल्दी डाइट ले रहे हो, क्योंकि जो डाइट होती है वो 1 या 2 दिन या 1 महीने की बात नहीं होती, ये एक हैबिट होती है। तो जो लोग नॉर्मली बहुत ज़्यादा ऑयल लेते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं, या जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में लेते हैं, तो उन लोगों को ये समझना चाहिए कि इसके इफेक्ट्स भले ही आपको, इसके जो बुरे इफेक्ट्स होते हैं वो भले ही आपको इमीडिएटली ना दिखें, पर आगे जाके कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे। तो शुरुआत ही ऐसी होनी चाहिए कि आपकी बेसिक जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी हो। दूसरा, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज मतलब जिम जाना या डंबल्स करना नहीं होता। एक्सरसाइज में जो अच्छी एक्सरसाइज होती हैं, जो हमारी मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छी होती हैं, जिससे कि हम वेट कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल में रख सकते हैं, मेनली जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, स्किपिंग, ये सब चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आप कम टाइम में कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 2-2 घंटे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिन में आधा घंटा भी रेगुलर बेसिस पे, हफ्ते में 6 दिन भी इन टाइप की एक्सरसाइजेस को करते हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट तो प्रिवेंशन ही होता है किसी भी डिजीज़ का। अगर आप उस डिजीज़ को होने से ही रोक पाएँ तो सबसे अच्छी चीज़ वही होती है। अगर गॉड फॉरबिड आपको वो डिजीज़ होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए। डॉक्टर को कंसल्ट करने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग हर साल कराते हैं, बट अपना बॉडी का चेकअप हर साल बहुत कम लोग कराते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि रेगुलर एक हेल्थ चेकअप भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो पहले से तो ज़्यादा हो रहे हैं, बट नॉर्मली लोग डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब उनको कोई बहुत दिक्कत होती है। तो ये हमको वेट नहीं करना चाहिए कि कोई दिक्कत हो तब हम डॉक्टर के पास जाएं। रेगुलर चेकअप भी ज़रूरी है। सिंपल सी शुगर चेक करना, ब्लड प्रेशर चेक करना, कोलेस्ट्रॉल चेक करना बहुत आसान काम है। एक नॉर्मल सा ईसीजी भी बहुत कुछ बता देता है कि प्रेजेंट कार्डियक में पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। और ये चीज़ें आजकल इंडिया में हर जगह, हर छोटी से छोटी जगह में अवेलेबल है। तो बेसिक हेल्थ चेकअप, अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, अच्छी लाइफस्टाइल, ये चीज़ें प्रिवेंट करने के लिए, और अगर किसी को डिजीज़ होती है तो उस डिजीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना, प्रॉपर फॉलोअप में रहना और दवाई से कंप्लाई करना, वो बहुत ज़रूरी है। और अगर ये सब किया जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक हम ये डिजीज़ होने से रोक पाएंगे। और अगर हो जाती है तो हम उस डिजीज़ की, पेशेंट की लाइफ जितनी नॉर्मल हो सकती है पॉसिबल, उतनी हो पाएगी। और जो देखा गया है हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में कि लाइफ कम हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है, बार बार हॉस्पिटल में एडमिशन्स करने पड़ते हैं। तो काफ़ी सारे उसके लिए नई दवाइयाँ आ गई हैं जो काफ़ी अच्छी हैं, और जिससे कि डिजीज़ पे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, डिजीज़ कंट्रोल बेटर रहती है और सिम्टम्स बेटर रहते हैं, पेशेंट की लाइफ प्रोलॉन्ग होती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर होती है। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नॉलेज कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए, और अगर आप उस हार्ट फेलियर से सफ़र कर रहे हैं तो कैसे उसको टैकल किया जाए। ये मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी चीज़ है।